अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है न्यूक्लियस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द सेल, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। और न्यूक्लियस जो है इसकी डिस्कवरी 1831 में हुई है। ठीक है, बाय किसने किया है इसको डिस्कवर? बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियस जो है ये किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई है, ये बाकी जो सेल है उससे डार्कली स्टेंट जो था, डार्क कलर का ये नज़र आता था। न्यूक्लियस का बेसिकली फंक्शन क्या है? जब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसका फंक्शन जो है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो एनिमल सेल के अंदर ये आपने लास्ट टाइम जो है वैक्यूल में भी पढ़ा था। ठीक है, तो एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट के सेल के अंदर जो है क्योंकि बड़ा सारा वैक्यूल होता है जो सेल का 90% वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो न्यूक्लियस जो है वो साइड पे मौजूद होगा। एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट के सेल के अंदर जो है ये पेरीफ्री पे होगा, एक साइड पे मौजूद होता है। देन न्यूक्लियस जो है इसकी शेप जो है इरेगुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर, मोस्टली सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उनको मोनो न्यूक्लिएट कहेंगे। मोनो वन, ठीक है, वन सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स ऐसे सेल जिनके अंदर सिंगल एक ही न्यूक्लियस मौजूद होगा। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आप फंजाई की कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद हैं उनको हम कहेंगे बाई न्यूक्लिएट। एंड द सेल्स विद मैनी न्यूक्लियस, जैसे ये फिर कुछ एलजी के, फंजाई के या एनिमल्स के भी सेल्स हैं जिनके अंदर मैनी न्यूक्लियस होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो न्यूक्लियस अब हमने पढ़ा है कि ये डिस्कवर हुआ है 1831 के अंदर। एंड उसके बाद जो है इसकी लोकेशन जब देखते हैं तो एनिमल सेल में ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, एंड इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, साइड के ऊपर मौजूद होगा। एंड the cells containing one nucleus will be known as mononucleated cells। ठीक है, बाईन्यूक्लिएट किसको कहेंगे? जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। देन न्यूक्लियस जो है वो हम ओनली जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे देखते हैं। जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, डिवीजन होती है उसमें, तो न्यूक्लियस जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होता है, क्रोमाटिन नेटवर्क है, और न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक है, देन द कंपोजिशन ऑफ जो न्यूक्लियस है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स है। देन हमारे पास डायग्राम है न्यूक्लियस की, और इसमें ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन पोर्स के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। देन न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, धागा नुमा साख्तें नज़र आ रही हैं। दीज आर नोन एज क्रोमाटिन। ठीक है, जिसके अंदर डीएनए मौजूद होगा। देन सेल के सेंटर के अंदर जो है न्यूक्लियोलस मौजूद है, न्यूक्लियोलाई मौजूद है। और फिर जो है देन सेल के अंदर एक सैप होगा, फ्लूइड सा मौजूद होगा, दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर हमने बात की है न्यूक्लियर इन्वेल्प, एक न्यूक्लियस के अंदर जो है, जो कि सेंटर में सेल के पाया जाता है, जिसने सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। उसकी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं? उसके बाहर इन्वेल्प है, इन्वेल्प के अंदर पोर्स हैं, देन जो है उसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है। ठीक है, देन न्यूक्लियोलस मौजूद है, देन न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस की। और हमने अभी बात की न्यूक्लियस आपको तभी सेल के अंदर विजिबल होगा जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज और डिवाइडिंग स्टेज। नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर हमें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी, क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर। और जब डिवाइडिंग स्टेज पे आएगा तो इसका क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर
क्रोमोसोम्स बना देगा, ठीक है। तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे हमें न्यूक्लियस जो है वो नज़र आएगा, जबकि डिवाइडिंग स्टेज पे यही क्रोमाटिन मटेरियल जो है ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देगा। तो अब जब हमने ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो कंपोजिशन है इसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, डीएनए होगा, आरएनए और प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स। तो ये हमारे पास जो है ये कंपोजिशन होगी न्यूक्लियस की। अब हम अकेला जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो उसका इन्वेल्प जिसको कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो न्यूक्लियस का जो इन्वेल्प है, न्यूक्लियर इन्वेल्प, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आपको इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ठीक है, और बाहर जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में बच्चे कि आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद जो है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है कुछ साइड्स के ऊपर इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है, वहाँ पे पोर डेवलप हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स भी मौजूद हैं। जब हम इन पोर्स को देखते हैं तो ये पोर्स जो हैं वेरी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। किसी सेल में ये कम होंगे, किस और कुछ सेल्स में ये ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एग सेल होता है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, ठीक है, वहाँ पे उसके जो न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होंगे वो कितने होंगे, 3 से 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। एंड देन जो है एरिथ्रोसाइट जो हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे इनके अंदर जो है कितने पोर्स होते हैं, 30,000 पोर्स जो हैं पाए जाते हैं। तो पोर्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पोर्स ये वेरी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। देन जब हम इस पोर का फंक्शन देखते हैं, अब बेसिकली इस इन्वेल्प का फंक्शन क्या होगा, इसने तमाम न्यूक्लियर कंटेंट जो है न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका फंक्शन जो है ओके, हम अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स जो हैं उनका फंक्शन देखते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स जो हैं इनके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड देन न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जैसे आपको पता है आरएनए वगैरह सिंथेसाइज किए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में उसको सेंड किया जाता है विया न्यूक्लियर पोर्ट्स। न्यूक्लियर पोर्ट्स के ज़रिए से इसी तरह से साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, तो वो कहाँ पे आएंगी, न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चे ये हमारे पास था न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। और न्यूक्लियस आपने पढ़ा है कि ये 1831 में डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। और मेन पॉइंट्स इसके अंदर जो है कुछ सेल्स मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, बाईन्यूक्लिएट होते हैं, एंड फिर जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं। देन आपने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो है इसके अंदर बाहर इन्वेल्प होता है, सेंटर में इसके अंदर जो है न्यूक्लियर वो क्रोमाटिन मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। वो कब होगा, अनडिवाइडिंग स्टेज के ऊपर। डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर उसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। फिर देन आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती हैं। वन इज इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट कंटेन्स पोर्स, और पोर्स के ज़रिए से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में। Then we have nucleolus, the structure present inside the nucleus. It may be one or more than one, ठीक है। It is darkly stained even than the nucleus. तो ये न्यूक्लियस से भी ज़्यादा डार्कली स्टेन्ड होती है, और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। और उसके बाद जो है राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होता है और स्टोर किया जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी मज़ीद दो हिस्से होंगे, दो रीजन्स हैं। एक बाहर वाला ग्रैन्यूल लाइक होगा, ठीक है, और अंदर वाला धागा नुमा होगा, फाइब्रिलर। ग्रैन्यूल लाइक जो है वहाँ पे राइबोसोम के सब यूनिट जो आप पढ़ते हैं 60SF 40SF वो पढ़े होंगे, एंड सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया जो है वहाँ पे
आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे राइबोसोमल डीएनए का मतलब क्या है? ऐसा डीएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। ठीक है, राइबोसोम्स के सब यूनिट से ही जो है यहाँ पे हमारे पास राइबोसोमल डीएनए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। और आपने लास्ट टाइम पढ़ा था जब राइबोसोम्स के बारे में, जब आपने पढ़ा कि राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो उनकी सिंथेसिस आपने पढ़ी थी कि इनको सिंथेसाइज कहाँ पे किया जाता है? इनको सिंथेसाइज न्यूक्लियोलस में किया जाता है। दिस इज द साइट, दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड। ये जो है फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? दिस इज द डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, आउटर रीजन विच इज ग्रैन्युलर एंड कंटेन राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, एंड सेंटर में फाइब्रिलर एरिया जिसके अंदर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होगा। राइबोसोमल डीएनए, जो डीएनए राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। देन इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस के बारे में था, और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी। ठीक है, एंड बचे देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्रोमोसोम्स।